डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले निबंध की परिभाषा क्या है। निबंध अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखना भी एक कला है। इसे विषय के अनुसार छोटा या बड़ा लिखा जा सकता है। निबंध को प्रबंध, लेख आदि नामों से भी पुकारा जाता है। और इसके बारे में विशेष बात मैं बता देता हूँ आपको कि निबंध जो है वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि नी प्लस बंध है, ऐसे निबंध। और इसको आप क्या समझेंगे? निबंध मतलब देखो, नी मतलब आप यूँ समझिएगा नियम, और बंध का मतलब आप समझिएगा बंधना, बंधना। तो नियम, निबंध मतलब नियमों में बंधना। तो ऐसा विशेष लेख जो विशेष नियमों में बंधा हुआ हो वो निबंध कहलाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ पर जो कही गई है, निबंध को प्रबंध, लेख आदि नाम से पुकारते हैं। यदि निबंध को हम छोटे रूप में लिख रहे होंगे तो उस निबंध को प्यारे बच्चों हम लोग कभी कभी अनुच्छेद लेखन भी कह देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए भाई, है। छोटे रूप में, विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में, कक्षा 6, 7, 8 में निबंध लेखन जो आता है वो अनुच्छेद लेखन के नाम से ही आता है। और फिर हम जो जो बड़ी कक्षा में पहुंचते जाते हैं, तो जैसे 9वीं और 10वीं में ये निबंध लेखन के नाम से आ जाता है। फिर और आगे बड़ी कक्षाओं में चले जाएं तो ये लेख या आर्टिकल के रूप में भी लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। एक सूत्र मतलब एक धागे में। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, उन्हीं पर आमतौर पर निबंध लिखवाया जाता है। यानी कि जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि, इन्हीं के बारे में ही आमतौर पर निबंध लिखवाया जाता है। इसके अलावा देखो, एक और बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। निबंध आमतौर पर समसामयिक घटनाओं पर भी लिखवाया जाता है भाई। समसामयिक, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं करंट अफेयर्स, अर्थात वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे संबंधित निबंध भी कभी कभी परीक्षाओं में लिखवा लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, कोरोना जो है बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि इस बार परीक्षा में आपसे इससे संबंधित ही कोई निबंध लिखवा लिया जाए। तो इस प्रकार से जो निबंध है वो आमतौर पर जाने पहचाने विषयों पर या फिर वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके विषय में लिखवाया जा सकता है। और आगे देखते हैं। हिंदी का निबंध जो है वो अंग्रेजी शब्द के ऐसे शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रेंच एसाई से बना है। एसाई का अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। ऐसे में एसेइस्ट यानी निबंध लेखक अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अर्थात वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस विभिन्न मामलों में उसके विचार कैसे, उनको वो व्यक्त करता है, उनको एक्सप्रेस करता है। अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। पाठक मतलब पढ़ने वाला। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है भाई, ये ध्यान रखना है। आत्म प्रकाशन मतलब स्वयं के बारे में, स्वयं के विचारों को बता, स्वयं के विचार क्या है, किसी वस्तु को, जिस बारे में निबंध लिखने वाले हैं उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में हमारे स्वयं के विचार क्या है, वही हम निबंध में लिखते हैं। और यही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि निबंध आखिर कहते ही किसे हैं और निबंध किस बारे में लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। निबंध के अंग, ये देखिए भाई, निबंध के अंग देखिएगा। मुख्य रूप से निबंध के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है भूमिका, और दूसरा होता है विषय का विस्तार, और तीसरा होता है उपसंहार। अब देखिएगा,
आम तौर पर निबंध लिखते समय हमें 5 या 6 बिंदु काम में लेने होते हैं, जिनमें से सबसे पहला यानी कि नंबर 1, जिसको यहाँ भूमिका लिखा हुआ है, मैं उसी को एक नया शब्द आपको बताता हूँ। उसको कभी कभी ऐसा बोल देते हैं प्रस्तावना। ये देखो भाई ऐसा। नंबर 2 जो है उसमें, और नंबर 3 और नंबर 4, ये 3 जो बिंदु हैं इनमें हम लोग विषय का विस्तार करते हैं। जिस विषय में निबंध लिखा जाएगा उसी से संबंधित यहाँ पर 3-4 बिंदु हम लोग लिख देते हैं। और आखिरी जो 5वें नंबर का बिंदु होता है, जो यहाँ दिया हुआ भी है, वो प्यारे बच्चों होता है उपसंहार। ये होता है भाई ये, ठीक है। अब ये जो बचे हुए 3 बिंदु रह गए, जिनमें हमको क्या लिखना है, विषय का विस्तार। अब ये विषय क्या है भाई? अरे भैया, जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है वही विषय कहलाएगा। उसी को यहाँ पर डिटेल से लिखना होता है, वही विषय का विस्तार कहलाता है। तो ये 5 निबंध के अंग हो गए भाई। पहला प्रस्तावना हो गया, जिसको भूमिका भी बोल देते हैं, और 5वां उपसंहार हो गया। ये पहला और 5वां तो सभी निबंधों में, सभी प्रकार के निबंधों में, किसी भी विषय पे आप लिख रहे होंगे एक समान ही रहते हैं। लेकिन जो बीच के 3 बिंदु है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें विषय का विस्तार होता है। तो ये जिस विषय में हम लिख रहे हैं उसके अनुसार बदलते रहते हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग विषय ये बिंदु आ जाते हैं। अब कौन से विषय में क्या क्या बिंदु आएंगे वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। ये देखिएगा। अच्छा, पहले इनकी डिटेल तो दे दूँ आपको। भूमिका में क्या लिखेंगे, भूमिका या प्रस्तावना में क्या लिखते हैं। देखो, भूमिका या प्रस्तावना में ये निबंध का आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है भाई। देखो, ये है विषय का परिचय के बारे में। प्रस्तावना या भूमिका में क्या दिया जाता है, जिस विषय में हम निबंध लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये प्रस्तावना इतनी गजब की होनी चाहिए कि इसको पढ़ करके पढ़ने वाला सोचे कि अरे यार, निबंध में जरूर कोई अच्छी बात होगी, चलो और आगे पढ़ा जाए। और देखो, उपसंहार के बारे में जान लेते हैं पहले। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में, सारांश के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है, संदेश भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ में सुझाव भी लिख सकते हैं। देखो, उपसंहार के नीचे ऐसा एक बिंदु और लिखा जा सकता है। यदि ये लिखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। और वो क्या कहलाता है भाई, सुझाव। तो इस प्रकार से अपने निबंध के अंगों में पहला और 5वां, भूमिका या प्रस्तावना और उपसंहार, ये तो समझ लिया। अब विषय के विस्तार को देखिएगा। इसमें 3 से 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। ऐसा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये नंबर 1 हो जाता है, ये नंबर 5 हो जाता है, और इसके बीच में 2, 3 और 4, ये जो 3 बिंदु हम लेते हैं, ये सभी किस में से आते हैं, विषय के विस्तार में से आते हैं। तो आप समझ गए होंगे निबंध के अंगों के बारे में। अब कौन से विषय में किस प्रकार के विषय विस्तार के बिंदु आएंगे वो हम लोग आगे जानेंगे। देखिएगा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं निबंध के प्रकार। विषय के अनुसार प्रायः सभी निबंध 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। वर्णनात्मक मतलब जिसमें किसी चीज़ का वर्णन दिया गया हो। विवरणात्मक मतलब जिसमें किसी चीज़ का विवरण, डिटेल्स है, विभिन्न प्रकार के आंकड़े आदि दिए गए हों। आप लोगों में से कहीं को ऐसा लगेगा सर वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों एक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वर्णन में किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारा बड़ा बड़ा करके लिखा जाता है। विवरण में उसके जो फैक्ट्स होते हैं, उसके जो तथ्य होते हैं, उसके जो आंकड़े होते हैं, जो मुख्य मुख्य जानकारियाँ होती हैं, उनका बारे में लिखा जाता है। और विचारात्मक में किसी भी विषय को लेकर के व्यक्ति के स्वयं के क्या विचार हैं उनको प्रकट किया जाता है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्णनात्मक में। वर्णनात्मक जो निबंध है, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन करना वाला निबंध होता है, जिसे स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बना करके लिखा जाता है। तो वर्णनात्मक निबंध के विषय निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। तो अब ये जो बिंदु हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये वाले जो बिंदु हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाले बिंदु, ये विषय के विस्तार में जो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बिंदु 2, 3 और 4 में क्या लिखें, वहाँ क्या क्या बिंदु बनाएं, वो उसके लिए यहाँ पर अब हम लोग जानने वाले हैं। वैसे बिंदु बनाने के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि कक्षा 9 और 10 में तो भैया परीक्षा के पेपर में ही बिंदु आते हैं। पूरे 1 से लेकर 5 तक के सारे बिंदु पेपर में दिए हुए रहते हैं।
इसलिए आप कक्षा 1 से 9 वालों को तो बिंदु बनाने की टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपको ये जान तो लेना चाहिए, भविष्य में फिर कभी भी निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ जाए, वहाँ बिंदु न मिलते हो तो फिर कैसे लिखेंगे, इसलिए इस पर जानना जरूरी है। तो आगे देखते हैं। यदि विषय कोई प्राणी हो, यदि किसी प्राणी के बारे में, जीव के बारे में, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर आदि, यदि उनके बारे में हम लोग निबंध लिख रहे हैं तो वो जो बीच के 3 बिंदु होंगे ना, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें क्या बिंदु बनाएंगे? श्रेणी, मतलब वो किस श्रेणी में आता है, प्राप्ति स्थान वो कहाँ से मिला, उसका आकार प्रकार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका उपकार क्या है, और विचित्रता और उपसंहार। ये इस प्रकार के बिंदु हम यदि किसी प्राणी के बारे में निबंध लिख रहे होंगे तो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे बनाएंगे। फिर आगे आ जाते हैं। यदि विषय कोई मनुष्य हो तो किसी मनुष्य के बारे में यदि हम निबंध लिख रहे होंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा बिंदु क्या हो सकता है? ये संभावित परिचय, भाई वो कौन है मनुष्य, उसका प्राचीन इतिहास क्या है, उसकी वंश परंपरा क्या है, भाषा और धर्म क्या है, और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वो क्या है। ये इस प्रकार के बिंदु हम लोग बना सकते हैं यदि हम किसी मनुष्य के बारे में निबंध लिख रहे होंगे तो। और ये सभी बिंदु कहाँ बनाने हैं भाई? दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर, क्योंकि पहला और पांचवा तो बता चुका हूँ ना मैं। पहले नंबर पे तो प्रस्तावना या भूमिका, और 5वें नंबर पे उपसंहार या सारांश, कंक्लूजन, निष्कर्ष। यदि विषय कोई उद्भिद हो तो देखो ये समझना, इसका परिचय, उसका स्वाभाविक जन्म स्थान, प्राप्ति स्थान, उपज, पौधे का स्वभाव, तैयार करना, व्यवहार और लाभ, और उपसंहार। ये और भैया उद्भिद जानते हैं ना आप लोग, पौधों के जो भेद किए जाते हैं उसमें से एक होता है। यदि विषय कोई स्थान हो तो किसी स्थान पर निबंध लिखना हो, किसी स्थान के बारे में, जैसे दिल्ली के बारे में, जयपुर के बारे में, या और किसी भी स्थान के बारे में लिखना हो तो फिर परिचय, श्रेणी, स्वभाव, सॉरी गलत बता रहा हूँ, अगले वाले बिंदु में भाई ये स्थान के बारे में। अवस्थिति मतलब कहाँ स्थित है, नामकरण, उसका नाम क्यों रखा गया, उसका इतिहास क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ किस प्रकार का शिल्प प्रचलित है, व्यापार कैसा होता है, वहाँ जाति धर्म क्या है, दर्शनीय स्थान कौन कौन से, और उपसंहार। ये इस प्रकार के बिंदु हम लिख सकते हैं यदि हम किसी स्थान पर निबंध लिख रहे होंगे तो। और आगे बढ़िए। यदि निबंध यदि किसी वस्तु पर लिख रहे होंगे तो मान लीजिए किसी वस्तु पर निबंध लिखा रहे हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे गेहूँ की फसल है साहब, उस पर निबंध लिखना, या किसी भी प्रकार की वस्तु, जैसे कोई मिठाई के बारे में, भारत की प्रचलित मिठाइयाँ, मान लीजिए इस बारे में ही हमें कोई निबंध लिखना होगा तो फिर उसकी उत्पत्ति, वो कहाँ उत्पत्ति हुई, उसका प्राकृतिक या कृत्रिम रूप है, मतलब वो प्राकृतिक रूप से है या कृत्रिम रूप से बनाई गई है, प्राप्ति स्थान वो कहाँ मिलती है, किस अवस्था में पाई जाती है, उसकी कृत्रिमता का इतिहास क्या है, और उपसंहार। इस प्रकार के बिंदु हम लोग लिख सकते हैं तब जबकि हम किसी वस्तु के बारे में निबंध लिख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखे वर्णनात्मक प्रकार के निबंध। अब आगे हम बढ़ेंगे विवरणात्मक में। ये हम लोग आगे देखो विवरणात्मक। अब विवरण यदि हम दे रहे हैं किसी चीज़ का, देखो किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मेच, मेला, संस्मरण, ऋतु आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित से सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। भाई विषय को किस किस भागों में बांट सकते हैं? मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जो ये डिटेल्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये बिंदु नंबर 2, 3 और 4 के लिए है, क्योंकि पहला नंबर और 5वां नंबर तो हमेशा ही परमानेंट है। पहला वाला प्रस्तावना या भूमिका होता है और 5वां वाला जो होता है भैया वो होता है उपसंहार या फिर निष्कर्ष। ये तो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे क्या क्या बिंदु हम निबंध में लिखेंगे? यदि विषय ऐतिहासिक हो, मतलब किसी ऐतिहासिक विषय पर निकले होंगे तो घटना का समय व स्थान, मान लीजिए किसी युद्ध के बारे में ही लिखना हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, वर्णन व फलाफल, इष्ट अनिष्ट की समालोचना, मतलब जो भी घटित हुआ, जो परिणाम प्राप्त हुए उसकी समालोचना, मतलब न तो उसका बुराई करें न उसकी अच्छाई करें, सम आलोचना, उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे बिंदुओं के बारे में वर्णन करना। यदि विषय कोई जीवन चरित्र हो, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि लिख रहे होंगे तो परिचय, जन्म, वंश, माता पिता और बचपन, विद्या, कार्यकाल, यश, देश के लिए योगदान, गुण दोष, मृत्यु, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श, इस प्रकार के बिंदु हम लिख सकते हैं यदि जीवन चरित्र के बारे में लिख रहे होंगे। तो जैसे हम लोग यदि मान लीजिए महात्मा गांधी का जीवन चरित्र इस विषय पर निबंध लिख रहे होंगे तो फिर ये इस प्रकार के बिंदु हम लोग बना सकते हैं। और आगे यदि विषय भ्रमण या वृतांत हो, मतलब किसी यात्रा का वर्णन करते हुए निबंध, जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है, इस साल भी आया था कि
आपकी अविस्मरणीय यात्रा, मतलब ऐसी यात्रा जिसको आप भूल नहीं सकते। ऐसे किसी विषय पर यदि आपको निबंध लिखना पड़ जाए तो उसमें क्या क्या बिंदु रखेंगे? परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, कला संस्कृति का विवरण, समालोचनाएं, उपसंहार, ये इस प्रकार के बिंदु हम लोग उसके अंदर शामिल कर सकते हैं और फिर इनके बारे में डिटेल लिख देंगे। आखिरी देखिएगा, ये है यदि विषय आकस्मिक घटना हो, अचानक कोई घटना घटित हुई किसी दिन, मान लीजिए जैसे कि किसी जगह पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई, किसी जगह पर कोई बुरी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, या कहीं पर कोई अच्छी घटना भी हो गई। ऐसा ही नहीं है कि खाली बुरी घटनाएं हो, कोई अच्छी घटना भी हो सकती है, उसके बारे में भी निबंध लिखा जा सकता है। तो उसके बारे में जब निबंध लिखेंगे तो क्या क्या बिंदु रखेंगे भैया? नंबर 2, 3 और 4 पर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो डिटेल्स हम पढ़ रहे हैं, जो बिंदु हम जान रहे हैं, ये सभी बिंदु कहाँ लिखने हैं? नंबर 2, 3 और 4 पर लिखने हैं। तो आकस्मिक घटना के बारे में वर्णन कर रहे होंगे, सडन इंसिडेंट पर लिख रहे होंगे तो सबसे पहले परिचय लिखेंगे, तारीख, स्थान और कारण, मतलब कौन सी तारीख को किस स्थान पर और क्यों हुआ ये बताना पड़ेगा। विवरण व अंत, उसकी पूरी डिटेल देनी होगी और फिर उस घटना का अंत कैसे हुआ वो बताना पड़ेगा। फलाफल, मतलब उस घटना के क्या दुष्परिणाम और सुपरिणाम, अच्छे या बुरे फल जो भी मिले होंगे वो। और समालोचना, व्यक्ति, समाज आदि पर उसका कैसा प्रभाव पड़ा। ये इस प्रकार के बिंदु हमें लिखने होंगे यदि हम किसी आकस्मिक घटना के बारे में वर्णन कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों, ये था निबंध का दूसरा प्रकार, विवरणात्मक। अब आगे बढ़ते हैं, ये निबंध का तीसरा प्रकार है जो है विचारात्मक, थॉटफुल। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का, फलाफल फल प्लस अफल, फल मतलब अच्छा फल और अफल मतलब बुरा फल, उसका वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता है, बल्कि इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रमसाध्य होता है, क्योंकि इसमें बहुत चिंतन करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है और फिर लिखना पड़ता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रमसाध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस तरह के निबंध लेखन के लिए छात्रों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, श्री हरि दामोदर आदि प्रबुद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषयों को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। देखिए क्या क्या बिंदु बना सकते हैं। अर्थ, परिभाषा, भूमिका या परिचय पहला बिंदु हो जाएगा। सार्वजनिक या सामाजिक स्वभाव के अभ्यास लभ्य कारण हो जाएंगे। संचय, तुलना, गुण, दोष, हानि, लाभ ये हो जाएंगे। दृष्टांत या प्रमाण और उपसंहार, ये इस प्रकार के बिंदु हम उसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे विचारात्मक निबंधों में एक निबंध लिखने को कह दिया जाए, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि निबंध लिखिए दोस्ती का महत्व, ये इस बिंदु पर आपको निबंध लिखने को कह दिया जाए मान लीजिए, तो इसमें न तो आपको कोई वर्णन करना है न कोई विवरण देना है, बल्कि इसमें तो क्या करना है, विचार बताने हैं दोस्ती के बारे में आपके। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं प्यारे बच्चों, वो विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। तो ये भैया जी आपके निबंध के प्रकार हो गए। अब अंतिम स्लाइड जो हम आ गए हैं उसके ऊपर, वो है निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखो जी भाई क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए, भैया सीक्वेंस में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लास्ट में आना चाहिए तो पहले लिख दिया, जो पहले लिखना था वो बीच में लिख दिया, ऐसा नहीं भाई, क्रमबद्ध सीक्वेंस में। निबंध की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए, बिल्कुल निबंध की भाषा रोचक होनी चाहिए, इसमें रुचि आए, इंटरेस्ट आए और सरल जो समझ में आ जाए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तो प्रभावशाली होने चाहिए, निबंध के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखने की गलत जो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और ये प्रभावशाली बढ़ने वाले प्रभाव डालने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अनावश्यक बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए, जो मतलब की बातें वही लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, व्याकरण के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। विराम आदि चिन्ह जितने भी जो प्रकार के जो चिन्ह होते हैं व्याकरण के लिखने के दौरान काम में लिए जाने चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का प्रयोग भी करना चाहिए, मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है, अर्थात प्रभावशाली बनता है, ताकतवर बनता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें, निबंध जिस विषय पर लिख रहे हैं उसके बारे में हमें सारी डिटेल होनी चाहिए। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहिए। भैया ऐसा यदि आप करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, निबंध एकदम जानदार हो जाएगा। कोई भी उक्ति, सूक्ति या कविता की पंक्तियां जो निबंध के विषय से संबंधित हों, यदि वो हम बीच बीच में या अंत में लिख देंगे तो निबंध में बहुत ही ज़्यादा दम आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 10वां बिंदु देखिएगा। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें, व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। जिस विषय के बारे में लिखा जा रहा है उसी के बारे में लिखते रहें,
और शब्द सीमा का ध्यान रखें। मान लीजिए आपको कहा गया है कि 200 शब्दों में लिखिए तो 200 में लिखो भैया, 400 शब्दों में लिखिए तो 400 शब्दों में लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं और कम लिखने की कोशिश भी ना करें। आगे देखिए 11वां बिंदु, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। विषय से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आपको अपने विचार प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में कुछ और लिखा और दूसरे में कुछ और, नहीं भाई, सारों का आपस में तारतम्य होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। और आखिरी बिंदु देखिएगा आप, वर्तनी और भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर पूरा ध्यान। भाई भाषा शुद्ध होनी चाहिए और लेख में स्वच्छता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जगह जगह काटापाटी कर दी, ऐसा नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगी। और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे भैया निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा निबंध में क्या क्या और कैसे कैसे किया जाना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू।